Good morning, students. Today we start our next chapter of 8th class, and this is a 21 chapter and its name is India and the United States. अब इसमें देखेंगे यूनाइटेड स्टेट क्या है, ओके इसमें इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट मेन रोल है और इसके बारे में इसके पार्ट्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब इस चैप्टर्स में देखेंगे। ओके तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे बताया है कि जब वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ओके जो कि 1939 से लेके 1945 के बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, और ये वर्ल्ड वॉर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्ल्ड वॉर भी माना गया है, ओके जिसमें ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, कि जिससे कंट्रीज़ की इकोनॉमी, पीपल्स की, कंट्री की प्रॉपर्टी और साथ ही साथ मैन काइंड, मानवता को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। ओके एंड ये वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक किसी लैंड पे नहीं बल्कि एयर मीडियम के थ्रू, वाटर मीडियम के थ्रू और लैंड मीडियम, तीनों मीडियम के थ्रू ये लड़ा गया था, जिसमें टैंक, सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट सभी चीज़ों का यूज़ किया गया था। ओके काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मॉडर्न आर्म्स एंड वेपन्स का भी इसमें यूज़ हुआ था। बॉम्ब्स हुए थे, बॉम्बार्डीज की गई थी वर्ल्ड में, ओके और यहीं से बॉम्ब्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे लड़ाइयों में यूज़ करना। और सबसे पहले जो बॉम्ब्स का यूज़ किया था, एटॉमिक बॉम्ब का, वो अमेरिका ने यूज़ किया था अगेंस्ट द जापान। और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी दो प्लेस हैं, वहाँ पे अमेरिकन्स ने जापानीज पे बॉम्ब्स फेंके गए थे, जिससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में हार्म हुआ था। अब इसके आगे ये बताया है कि जब इतनी सारी लॉसेस सभी कंट्रीज़ में हो रहे थे, तो जितने भी वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, एक कॉमन कंक्लूजन पे आए, कॉमन रिजल्ट पे आए कि ये जो वॉर हो रहा है, इस वॉर से किसी को भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। ओके अगर उन्हें कोई कंट्री पावर मिल भी जाएगी, ओके लेकिन वो पावर मिलने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों को लूज करना पड़ेगा, ओके विच इज़ ऑफ नो सेंस। तो इसीलिए इन सभी को डिस्ट्रॉय को कंप्लीटली इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ओके जिसके लिए उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन की स्थापना की थी। ओके और ये यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो, जिस ईयर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था, उसी साल यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना या इसका फाउंडर डे 24 अक्टूबर 1945 है। क्लियर ना? अब इसका हिस्ट्री देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो बना था वो कैसे बना, या फिर उसके पहले कुछ कौन कौन से ऐसे स्टेप्स या क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी इसके फॉर्मेशन के पहले। ओके यहाँ पे बताया है फर्स्ट, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रोकने के लिए, इसी के अफेक्ट्स को रोकने के लिए और इंटरनेशनल मतलब सभी कंट्रीज में एक पीस और शांति का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ओके एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है लीग ऑफ नेशन, और ये लीग ऑफ नेशन फाउंड हुआ था 1920 में। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स थे, क्योंकि इसका मेन एम था कि वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे पीस को या शांति बनाए रखना। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन है ये अपने ऑब्जेक्टिव्स में फेल हो गई, और इसी फेलियर्स के कारण, ओके क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाई थी वर्ल्ड में पीस एंड साइलेंस बनाए रखने में, ओके जिसके आउटकम्स के रूप में अपन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिला। गॉट इट? एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे रोजीवेल्ट, एंड जो ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, यूएसए के प्रेसिडेंट एंड ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलके एक सजेशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश की जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करेगी। ओके एंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो इतनी पूरे देश में तबाही हो रही थी, उन तबाही को कंट्रोल करने के लिए। एंड 1943 में जो यूएसए के जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने यूएसए के डेलीगेट्स एंड इसके अलावा यूएसएसआर मतलब जो अभी प्रेजेंटली रशिया कहलाते हो कि ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, ये सभी कंट्रीज, चारों कंट्रीज के जो डेलीगेट्स थे वो मैस्कॉट में आके मिले, वहाँ पर उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद एक कंक्लूजन पे आए दैट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। द वर्ल्ड नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ओके वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे, इसीलिए ये चारों कंट्रीज़ ने यूएसए, यूएसएसआर जिसको प्रेजेंटली रशिया बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन और
चाइना, इन चारों कंट्रीज ने मिलके एक मीटिंग की थी मैस्कॉट में, और इस मैस्कॉट में मीटिंग करने का मेन एम था दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फाउंड एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द वर्ल्ड कैन बी रिमेन पीस इन अ पीस एंड सिक्योर, ताकि वर्ल्ड पीस और सिक्योर बनी रहे। गॉट इट नाउ। देन आफ्टर बाद में अक्टूबर 1944 में देन डम्बार्टन ओक्स जो कि एक प्लेस है वॉशिंगटन में, ओके, वहाँ पे ये 4 जो पहले नेम्स पड़े थे यूएसए, रशिया, देन आफ्टर चाइना एंड वन मोर इज ग्रेट ब्रिटेन, ये चारों कंट्रीज ने मिलके एक ड्राफ्ट प्रपोजल पास किया, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, ओके। देन कॉन्फिडेंटली बाद में फिर इसमें एक 5th नेशन भी ज्वाइन हुआ था, ओके, दैट इज सैन फ्रांसिस्को, ये इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1945, ओके, सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में ज्वाइन इसने कन्वर्जन करके फॉर्म हुआ था एंड फ्रॉम, ओके। देन आफ्टर इसी सब के काफ़ी सारे डीलिबरलाइजेशंस के थ्रू 50 नेशंस एग्री हो गए थे ये यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए, ओके। एंड फिर 26 जून 1945 में सभी लोग 50 नेशंस एग्री हो गए थे। आफ्टर दैट जो सोवियत यूनियन साइन होना हाफ ऑफ द पोलैंड, ओके, सो एंड जो पोलैंड था उनके बिहाफ पे सोवियत यूनियन ने साइन कर दिया था इस ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए। इंडिया वाज अमंग, और उन जो चार्टर साइन हुआ था उसमें इंडिया भी एक कंट्री थी, उन्होंने भी अपना एक मतलब इसमें एक्सेप्टेंस दी थी एंड द चार्टेड कम इनटू एफर्ट, और इन्हीं सब के साइन और सभी के प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स कम्प्लीटली स्टार्ट होने लगा, मतलब ये यूनाइटेड नेशन बनना फॉर्म हो गई थी, ओके। एंड देन आफ्टर, और इसका सबसे मेन और यही एक डे जिसको एक इसका फाउंडर डे के डे नाम से अपन सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 24 अक्टूबर 1945। क्लियर नाउ। अब जो यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ओके, एंड इसके मेंबर्स टोटल कितने हैं रिसेंटली 193, एंड टोटल जितनी भी कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, मतलब इनमें से एक भी ऐसी कंट्री नहीं जिस पे किसी अदर कंट्री का रूल हो, ओके ना। अब इसमें आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन यूएन फाउंड हुआ है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनली, मतलब पूरे वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, ओके, एंड मेक अ जॉइंट एफर्ट, और सभी लोगों को ज्वाइन करना, साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी करना, ओके। सेकंड है कि डेट सभी कंट्रीज के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप्ड करना, ओके, एक फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश करना, एंड साथ ही साथ सभी कंट्रीज को इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की पोजीशन भी देना, मतलब सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, ओके, ताकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपने आप को शो कर पाए, ओके। देन इसके अलावा इसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू कोऑर्डिनेट, मतलब किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में, ओके, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, सोशल कल्चरल या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, उसको अगर कोई कंट्री पॉसिबल है तो आगे आके उसकी हेल्प करना, ताकि कोई पर्टिकुलर कंट्री उस प्रॉब्लम से फ्री हो पाए। क्लियर ना। अब नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है दैट टू बी और जो हार्मोनाइज मतलब एक जो भाईचारा है उसको मेंटेन करके रखना, और इसी भाईचारे को एक्शन में लाते हुए सभी कंट्रीज में फॉलो करवाती है, जो यूएन का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ओके, पीस एंड साइलेंस। इसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पूरी कंट्री में फ्लो कराना, ओके, नॉट ओनली इन अ पेपर वर्क बट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, ओके। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। अब इसमें आगे देखेंगे डेट जो यूएन जो है यूनाइटेड नेशन, इसमें कितनी मेंबर्स हैं, ओके, या फिर मेंबरशिप कौन कौन सी है। एज पर द चार्टर्ड, मतलब जो चार्टर्ड या जो साइन हुआ था पे डॉक्यूमेंट यूएन फॉर्म होने के टाइम, तो उस टाइम मेंबर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया था। फर्स्ट जो कैटेगरी थी उसमें उनको प्राइम मेंबर्स बोलते हैं। प्राइम मेंबर्स मीन्स होता है दोज नेशंस हु पार्टिसिपेटेड इन,
ओके, कौन कौन जो ऐसे नेशंस जो कि सेंट फ्रांसिस्को में जब वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में जो मेंबर्स आए थे, ओके, वो मेंबर्स एंड साथ ही साथ जो चार्टर जो बन रहा था उस टाइम जो मेंबर्स प्रेजेंट थे, ओके, वो कहलाते इंडिया के प्राइम मेंबर्स, ओके, जिसमें इंडिया भी एक 51 मेंबर में से एक इंडिया भी है। क्लियर ना। अब जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज ऑफ अ ऐसे मेंबर्स दोज में हुज पीस लविंग नेशन, मतलब ऐसी कंट्रीज जो कि पीस लविंग नेशन है, जो कि शांति के माहौल को ज़्यादा फेवर करती है, ओके, हु विश टू फुलफिल देयर दीज इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ नेशन, ओके। तो इसमें ये बताया है कि इन 51 मेंबर्स के अलावा ऐसी कोई कंट्रीज जो कि वो अपनी कंट्री में भी पीस और साइलेंस चाहती है और यूएन के ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करती है, तो वो कंट्रीज भी इसमें ज्वाइंट हो सकती है, ओके। क्लियर। ये थे इसके मेंबर्स। अब इनको अब आगे देखेंगे। मींस अब नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन के बेसिकली जो पार्ट्स हैं उसको 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द नेशनल असेंबली, सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल, ओके, थर्ड वन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, fourth one is trusteeship council, fifth is the international code and justice and sixth is secretariat, ओके। द फर्स्ट अब इसमें बताया जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली के अंदर में ये बताया है कि जनरल असेंबली में जो जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ अ यूएन, ओके। जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर्स है यूएन के सभी इसके अंडर में आते हैं, ओके। एंड ईच स्टेट हैज सेंड और सभी स्टेट्स को सभी स्टेट्स मीन सभी कंट्रीज को अपनी कंट्रीज में से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजना पड़ता है जनरल असेंबलीज को अटेंड करने के लिए, ओके। बट एट अ टाइम ऑफ वोटिंग, जब वोटिंग होती है तो स्टेट इज एंटायर टू कास्ट ओनली 1 वोट, मतलब हर एक कंट्री मीटिंग के टाइम पे, हर एक स्टेट मीटिंग के टाइम पे 5 मेंबर्स सेंड करते हैं, लेकिन ओके मीटिंग्स के टाइम पे तो 5 मेंबर्स सेंड होंगे, लेकिन जब वोटिंग होती है, ओके, कि मेंबर किसको कैसे बनाना है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, तो उस मेंबर के टाइम पे 1 कंट्री काउंटेड ओनली या कैन गिव द 1 वोट, मतलब एक कंट्री का सिर्फ एक ही वोट काउंट होगा। क्लियर ना। द जनरल असेंबली ऑर्डिनरी, मतलब जनरल असेंबली नॉर्मली साल में एक बार होती है, ओके, जो कि डिस्कस करती है कि क्या क्या वेरियस इश्यूज हैं नेशन में, ओके, इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट उसके डिसीजंस के बारे में ये डिसीजंस लेती है। साल में एक बार ये मीटिंग होती है, ओके। एंड जनरल असेंबली वर्क लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट, जैसे अपनी कंट्री का जो पार्लियामेंट है, ओके, जो कि कंट्री के पूरे डिसीजन लेता है, राइट। इंडिया का जो पार्लियामेंट है, सांसद है, वो पूरी कंट्री के डिसीजंस लेता है। ऐसे ही वर्ल्ड के जो डिसीजंस हैं, ओके, कि किसी को अगर मतलब किस कंट्री में क्या रूल होना चाहिए, इंटरनेशनली जो रूल्स बनते हैं, ओके, ये जनरल असेंबली में बनाए जाते हैं, ओके। एंड इन अ जनरल असेंबली ऑल इम्पोर्टेंट मैटर वर डिस्कस, ओके, सभी इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस किए जाते हैं। और डिसीजन कैसे लिया जाता है, 2/3 मेजोरिटी से, ओके, मतलब ये वोटिंग्स के थ्रू, यहाँ पे मेजोरिटी के थ्रू डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। क्लियर नाउ। अब सेकेंड जो इसका पार्ट है दैट इज अ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है यूएन का, एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्ल्ड में सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन करना, और इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, ओके। एंड दीज मेंबर्स फुल इन 2 कैटेगरी, और ये जो मेंबर्स होते हैं ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 5 मेंबर्स उसमें से मेंबर्स है जो कि परमानेंट है, एंड दीज 5 मेंबर्स आर फ्रांस, ओके, फ्रांस, पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। 1 टाइम और रिपीट करूंगी, फ्रांस, चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ओके, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओके। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड बाकी के जो मेंबर्स बचे 10, ओके, वो जनरल असेंबली के इलेक्शंस में हर 2 साल में चेंज होती है, मतलब इलेक्शंस होता है दैट इज, और ये जो इलेक्शंस या वोटिंग्स होती है वो हर 2 साल में होती है, जिसमें ये बाकी की जो 10 मेंबर्स हैं वो डिसाइड होते हैं, ओके। एंड ये मीटिंग जनरल असेंबली में होती है। क्लियर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को शॉर्ट में ECOSOC, ओके,
इकोसोक बोलते हैं। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइट द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। अब इसमें बताया है कि इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल जो फैक्टर एक्सपेक्ट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स, वो एक दूसरे से कॉपरेट करके ये वर्क करते हो कि, और इसमें मेन मोटिव होता है डेट चिल्ड्रंस का वेलफेयर और साथ ही साथ वुमेन्स के राइट्स के बारे में ये मेनली वर्क करता है। ओके, एंड इट ऑल्सो प्रमोट द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ओके, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड्स में या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस को प्रॉपर बनाने में ये हेल्प करता है। ओके, एंड इसका एम होता है दैट इकोनॉमिक, सोशल और हेल्थ प्रॉब्लम वर्ल्ड में जो आ रही हैं, ओके, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड करना वर्ल्ड में सभी कंट्रीज में। ओके, इसका मेन एम होता है। एंड अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 18 मेंबर्स हर साल जनरल असेंबली में इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, एंड और ये जो हर साल इलेक्ट होते हैं उनमें से 18 मेंबर्स, पूरे 54 एक बार में इलेक्ट नहीं होते, वो हर 3 साल में चेंज होते हैं उनमें से कुछ मेंबर्स, और इसका इलेक्शन हर साल होता है जनरल असेंबली के टाइम, मीटिंग के टाइम पे। ओके, जो एनुअल मीटिंग होती है इसकी। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसमें हमेशा ही लोगों को प्रमोट किया गया है उनको इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। एंड ये जो इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दी जाती, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के दी जाती। डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव ना, उनके कलर को देख के, कास्ट को देख के, लैंग्वेज, रिलीजन्स, इन सब के ऊपर उठ के ह्यूमन बींग्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इसका एक मेन एम्स या मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। अब जो नेक्स्ट 4th पार्ट है दैट इज अ ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो 11 टेरिटरीज या फिर 11 स्टेट्स ने मिलके एक विच फॉल अंडर फॉरेन रूल्स। ओके, फॉरेन रूल के अंडर में आई थी। देन आफ्टर उन्होंने यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशन से हेल्प ली, एंड साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि दे जॉइंट द यूनाइटेड नेशन एंड इस यूनाइटेड नेशन में ट्रस्टीशिप काउंसिल्स को उन्होंने ज्वाइंट किया था। देन ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है कि जो भी वर्ल्ड में टेरिटोरियल अटैक्स जो होते हैं या फिर अदर कंट्रीज, कोई भी एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री पे कब्जा करना चाहती हैं या फिर उन पे रूल करना चाहती है, वहाँ पे जाके अपनी ओनरशिप इस्टेब्लिश करना चाहती, तो उस केस में ऐसी एक्टिविटीज़ को हमेशा से ही डी एनकरेज किया गया है ट्रस्टीशिप काउंसिल्स के थ्रू। क्लियर। नाउ आगे बताया है दैट मोस्ट ऑफ सच टेरिटरीज हैव नॉट अटैक्ड इंडिपेंडेंस। ओके, इसमें से कोई मतलब अगर कोई कंट्री इनके अंडर में है या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल या यूएन के मेंबरशिप में आती, तो वो कंट्रीज कभी भी किसी अदर कंट्री पे रूल करने की कोशिश नहीं कर सकती। ओके, अटैक नहीं कर सकती। एंड इसी के अंदर में बताया है कि जैसे जब नमीबा हैज़ अचीव इट्स इंडिपेंडेंट रिसेंटली, और इसी ट्रस्टीशिप काउंसिल को फॉलो करते हुए अभी रिसेंटली कंट्री ने कुछ ईयर पहले ही इंडिपेंडेंट गेन की है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे 5th जो पार्ट है दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का। इसमें 15 जजेस होते हैं। ओके, एंड दीज जजेस आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। जो सेकंड नंबर का पार्ट था सिक्योरिटी काउंसिल, इस सिक्योरिटी काउंसिल्स के थ्रू, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के थ्रू ये बनते हैं यहाँ पे ये 15 जजेस। ओके, एंड साथ ही साथ इसके अलावा जो जनरल असेंबली है वहाँ पे भी फॉर द पीरियड 9 ईयर्स के लिए ये बनाए जाते हैं। ओके, मतलब ये जो 15 जजेस है ये 9 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं। एंड द कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट, और जो भी अगर किसी भी नेशन या किसी भी नेशन के मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही होता है। क्लियर। ना आगे इसमें बताया है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है यूएन का दैट इज अ सेक्रेटरीट। अब सेक्रेटरीट के अंदर में ये बताया कि ये जो बॉडी है ये डे टू डे वर्क या फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखती है यूएन के। ओके, इनको ऑब्जर्व करती, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड
इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज नोन एज द सेक्रेटरी जनरल। ओके, और जो सेक्रेटरीट का जो हेड होता है दैट इज कॉल्ड द सेक्रेटरी जनरल, एंड ये जनरल असेंबली के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। क्लियर। एंड जो सेक्रेटरी जनरल है उसका बीइंग टू द अटेंशन ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल, इनका जो भी वर्क होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल को नोटिस या फिर उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, एंड जो कि इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इन चीज़ों से डील करता है। गॉट इट, ये इसमें बताया है। नेक्स्ट, अब इसके अलावा स्पेशल एजेंसीज देखेंगे कि यूएन की ऐसी कौन कौन सी मेन एजेंसीज हैं। ओके, international cooperation in the field of economic and social development is of special importance. Okay, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है ओके इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल वर्क है यूएन का। ओके, एंड इसकी ड्यूटी के लिए ये जो ड्यूटी है यूएन की कि ये प्रमोट, अगर ये ड्यूटी प्रॉपरली की जाए या फिर इनका वर्क तरी अच्छे से हो तो इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ती है, उसमें हाई होता है। ओके, एक टोटल इकोनॉमी होती है और साथ ही साथ अपनी सोसाइटी की और इकोनॉमी की कंडीशन भी बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होती है। क्लियर। अब इसमें इन एजेंसीज के बारे में देखेंगे डिटेल में। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट यूएन की जो एजेंसी है डेट इज अ यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेट किया गया था, ये सेट या इसका फाउंड किया गया था ये 1946 में। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, एंड इसका सबसे मेन पर्पस है डेट वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है सभी कंट्रीज एक साथ कोलेबरेट करके एक साथ आके ओके इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज स्पेशली एजुकेशन, साइंस और कल्चरल फील्ड के जितने भी प्रमोशंस है या फिर उसमें जो भी उनको डेवलप करने के लिए या फिर जो भी वर्क है ओके उसको और बेटर बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सेट किया गया था। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट यहाँ पे एजेंट बताया डेट इज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको WHO बोलते हैं, और ये 1948 को स्टार्ट हुआ था, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 1948 में। एंड इसका मेन पर्पस था डेट सभी कंट्रीज में जो मेंटल या फिजिकल जो प्रॉब्लम है, फिजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलना या फिर सबको हेल्दी बनाना। ओके, नाउ थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ। इसका मेन ये जो ऑर्गेनाइजेशन इट इज सेटअप इन 1946 एंड ये सेटअप किया गया था या फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव था यूनिसेफ का डेट चिल्ड्रंस की हेल्प करना या फिर उन्हें जितने भी टाइप की उन्हें कुछ अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उन ज़रूरतों को प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल ज़रूरतों को, ताकि वो अपने प्रॉपर एजुकेशन ले सकें। ओके, उनको हेल्दी बनाने के लिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस बनाने के लिए, उनके अंदर बॉडी बिल्टअप करने के लिए। ओके, एंड ये सब करने के लिए चिल्ड्रंस के लिए, और ये जो चिल्ड्रंस को फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं वो सारी फैसिलिटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब ना उनको भी उनके बिना किसी भेदभाव है, ना उनके रेसिस को देख के, ना उनके रिलीजन मतलब कलर, रूप या फिर उनके धर्म के भेदभाव के बिना अगर चिल्ड्रंस के बेनिफिट के लिए किसी को भी कुछ स्टेप लेना या फिर जो भी कुछ ऐसी नेसेसरी वर्क लगता है फॉर द वेलफेयर ऑफ अ चिल्ड्रन, सो दैट वर्क इज डन अंडर द यूनिसेफ। ओके, नाउ अब जो फोर्थ एजेंट है यहाँ पे दैट इज अ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है दैट जो लेबर सेक्टर्स होते हैं अपनी सोसाइटी के ओके उनको सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, उनके लिए कंडीशन बेटर फेवरेबल कंडीशंस बनाना, मतलब उनको उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना, उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, और यही सब ऑब्जेक्टिव्स को लेके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था 1946 में। क्लियर। नाउ अब जो फिफ्थ यहाँ पे एजेंट बताया गया है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, डेट इज अ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये सेट किया गया था यूनाइटेड नेशन की एज अ यूनाइटेड नेशन, एंड इसको 1945 में स्टार्ट किया था ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका सबसे मेन पर्पस था, जैसे कि नेम से ही समझ में आ रहा है, दैट सभी लोगों को फूड और सिक्योरिटी देना, जैसे पॉवर्टी, ऐसे पीपल्स को जो कि पॉवर्टी से फेस कर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन, मतलब माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है न्यूट्रिशंस की कमी या फिर कुपोषित
कुपोषित कंडीशंस को जो फेस कर रहे हैं, जो 2 टाइम का या 1 टाइम का भी खाना कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे पीपल्स के लिए खाना पहुंचाना या फिर उनको फूड अरेंज करना, और इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप्ड करना, प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शंस को डेवलप करना इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, इसके अलावा भी काफी सारी अलग अलग कंट्री, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये फंड प्रोवाइड करने के लिए लोन्स वगैरह, इंटरनेशनल लोन्स, और इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है किसी भी इंडस्ट्रीज को या स्मॉल लेवल पीपल्स को, तो ये उसके लिए बनाया गया। ओके, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड पोर्टल यूनियन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंट। ओके, तो ये इन 5 के अलावा ये अदर्स भी यूएन के ही एजेंट्स हैं। गॉट इट। नाउ आगे इसमें मैं अचीवमेंट्स देखेंगे कि यूएन कौन कौन से ऐसे और भी अचीवमेंट्स के थे। यहाँ पे सबसे मेजर अचीवमेंट्स जो यूनाइटेड नेशन की बताए, तो सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव था डेट पीस बना के रखना पूरे वर्ल्ड में। ओके, और इसी को मतलब इसी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए पिछले 66 डिकेट्स, मतलब 60 ईयर्स से भी ज्यादा सालों में इंडिया, नॉट सॉरी, यूएन ने काफी सारे अपने ऑब्जेक्टिव्स और कई जगह अपने ऑब्जेक्टिव्स में सक्सेसफुल भी रहा है। ओके, एंड इसी के चलते उन्होंने कई सारे जो डिस्प्यूट्स है उन डिस्प्यूट्स को भी सॉर्ट आउट किया है। यूनाइटेड नेशन ऑल्सो हेल्प्ड इन द सेवरल, मतलब जो वर्ल्ड में कई वॉर्स रही उनकी टेंशंस को रिलीज करने में, उनके बीच में जो क्राइसिस है उन सिचुएशंस को शांत करने में यूनाइटेड नेशन ने काफी हेल्प किया है। ओके, मेथड जनरली, और इनकी जो मेथड्स होती थी वो जनरली पीसफुल मेथड्स को अडॉप्ट करते थे इंस्टेड ऑफ वॉर्स एंड क्राइसिस। ओके, एंड इट प्रिवेंट द लार्ज स्केल वॉर, इन जैसे इसी वॉर्स को कंट्रोल करती कई ऐसी कंट्रीज थी, यहाँ पे कई ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पे बहुत बड़ी वॉर हो सकती थी, जिसको यूनाइटेड नेशन ने और उनकी जो कंट्रीज है उनने आपस में उनको शांत किया, उन वॉर्स की क्राइसिस को कम किया, जैसे कि कश्मीर इशूज, कॉम्बो, वेस्ट एशिया के कई डिस्प्यूट्स में, ओके, यमन में एंड कई कंट्रीज में इन्होंने उस लड़ाई को कम रोका है। ओके, इट्स पीस कीपिंग ऑफ, और इनके जो पीस की मतलब शांति बनाए रखने की जो एफर्ट्स थे, उनके जो हार्ड वर्क था, उन्हीं के अंतर में उन्होंने कई कंट्रीज में, जैसे कि ग्रीक, इंडोनेशिया, लेबनान, ओके, इजिप्ट, जगा स्ट्रीप्स एंड कॉम्बो, कोरिया, ओके, इन कंट्रीज में इन्होंने कई लड़ाइयों को शांति भी कर दिया उनके बीच में ट्रीटी साइन करवा के। ओके, इसमें आगे बताया है दैट यूनाइटेड नेशन है वो इट ऑल्सो गेट अ सक्सेसफुली हेल्प, उन्होंने सक्सेसफुली हेल्प भी की है कई कंट्रीज को इंडिपेंडेंट दिलाने में, एंड इट हैज मेन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल या बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहा है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन में, और साथ ही साथ उनके प्रमोशन में, मतलब उनके प्रोटेक्शन रूल्स बनाने में, ताकि जो मानव है, ओके, मानव अधिकार है वो भी बने रहे, वो भी उनके मेंटेन्ड रहे। ओके, एंड इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उनके यूजेस पे भी का रोक की है, ताकि कम से कम ये न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब जब कम से कम यूज होंगे तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो भी उतना ही कम होगा। ओके, एंड इसके अलावा कई सारे लोगों में, जैसे इंडिया, कई सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, वहां पे सोशल डेवलपमेंट और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कराया है। ओके, यूएन ने अपने मेंबर कंट्रीज को, एंड कई कंट्रीज ने डेवलपिंग सिचुएशंस, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको डेवलप्ड कंट्रीज लाने में बहुत हेल्प की है, ताकि जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं उन वो रिकवर कर सके, या फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए वो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड बन सके। साथ ही साथ चिल्ड्रंस के लिए काफी सारी हेल्प की है, कई सारे उनको फंड्स प्रोवाइड किए ताकि अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, या फिर अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम जा रही है तो उन हेल्थ प्रॉब्लम से भी ऊपर आने में यूएन ने चिल्ड्रंस की हेल्प की है। ओके, इन सब के चलते हुए यूएन ने इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज करते हुए इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी लाया है, और सभी कंट्रीज के बीच में एक ह्यूमैनिटी का एनवायरमेंट क्रिएट किया है। ओके, ह्यूमैनिटी मीन्स भाईचारा या फिर एक दूसरे की हेल्प करना। ओके, ह्यूमैनिटी लाई है, क्लियर, मानवता लेकर आए ना। अब अपन, ये तो था टोटल यूएन का, ओके, जिसमें पूरे मेंबर्स मिलके वर्क किए। अब देखेंगे
कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया का क्या रोल रहा है या फिर कितना उसने इंडिया में अब इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है यूनाइटेड नेशन के मेंबर रहते हुए। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया है सपोर्टेड द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स प्रोग्राम। शुरुआत से ही इंडिया हमेशा से ही यूनाइटेड नेशन को सपोर्ट किया है और उनके प्रोग्राम्स में हमेशा हेल्प की है। ओके, and इंडिया हैड ऑलवेज लुक्ड अपॉन द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स, और इंडिया ने हमेशा से ही यूनाइटेड नेशंस के जो इंस्टीट्यूट्स थे, ओके, उसको हमेशा इंक्रीज किया, जैसे फ्रीडम लाना, पीस लाना, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी लाना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाए रखना, ओके, इन सबको फॉलो करती है। एंड इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनाइटेड नेशंस की जितने भी प्रोग्राम्स रहे हैं, और जैसे कि जो कॉलोनियल रूल बन रहा था उसको अपोज करने में वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में, एंड और जो इन फ्रीडम मूवमेंट्स थे, ओके, फ्रीडम मूवमेंट्स में जैसे कि ऊपर पढ़ा था कि इन यूनाइटेड नेशन ने कई सारी कंट्रीज में फ्रीडम लाने में भी हेल्प की, जिस और उसी हेल्प में इंडिया भी इंक्लूड था। ओके, मतलब इंडिया ने ही भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर रहते हुए उन कंट्रीज की हेल्प की है फ्रीडम लाने में। ओके, जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो रिजीम चल रहा था, जो ब्लैक पीपल्स एंड ब्लैक गवर्नमेंट लाने का, उसमें भी इंडिया ने सपोर्ट किया था, मतलब रेशनलिज्म को हटाने में। ओके, यूनाइटेड देन इंडिया ऑल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। जो भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस रहे हैं यूनाइटेड नेशन के, उसने हेल्प की है। एंड और मेडिकल फैसिलिटीज लेकर आए हैं काफी सारे। ओके, जैसे कि कोरिया में जो वॉर हुई थी उसमें मेडिकल फैसिलिटीज को सपोर्ट किया है, मतलब जो भी मेडिकल फैसिलिटीज थी वो इंडिया ने प्रोवाइड की है यूएन के मेंबर रहते हुए। इसके अलावा जो गाजा में भी जो वॉर्स हो रही थी उसके लिए इंडिया ने अपनी वो फोर्स भेजे हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 कमांडर्स इंडियंस के थे। और मतलब इट मीन्स जितनी भी कंट्रीज है जहाँ पे भी यूएन ने सपोर्ट किया है जिस भी कंट्री का, तो उन कंट्रीज यूएन के सपोर्ट में हमेशा इंडिया स्टैंड रही है। ओके, एंड इंडिया हैज ऑल्सो मतलब इंडिया ने जो वर्ल्ड में जो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना था, हार्मनी को मेंटेन करके रखना था, इसमें इंडिया हमेशा आगे ही रही है एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, एंड इंडिया ने कई सारे जो इसके डिपासिक्स जो अपन ने पहले जो ऑर्गन्स देखे थे या फिर इसके जो ऑफिसर्स देखे थे, उसमें से इंडिया भी कई पार्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव रही है, बहुत एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि डिसआर्मेंट मतलब होता आर्म्स या फिर वेपन्स का यूज कम से कम करना। ओके, उसको कम से कम प्रयोग में लाना डिसआर्मेंट कहलाता है। ओके, एंड इन सब को करते हुए जो न्यूक्लियर एनर्जी उसको भी इंडिया ने हमेशा से ही अपोज किया है यूज करने के लिए। ओके, एंड इंडिया ऑल्सो बिकेम अ पार्ट एज अ सॉरी जनरल असेंबली के भी पार्ट बन के रही है। एंड अगर इसकी पार्टिसिपेशंस की बात करें कि किस में कितनी बार मेंबर रही है, तो यहाँ पे बताया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल्स थे, इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल एज अ सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हुए 11 टाइम्स सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रही है इंडिया। ओके, एंड इसके अलावा जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था, ट्रस्टीशिप काउंसिल की 12 टाइम मेंबर्स रही है। ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स की 20 टाइम मेंबर्स रही है। एंड इंडियन हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ अ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो काउंसिल था उसकी वो एक बार क्या बन चुकी है, प्रेसिडेंट भी रह चुकी इंडिया। ओके, एंड यूनाइटेड और नेक्स्ट इसमें बताया है दैट यूनाइटेड नेशन हैड ऑलवेज हेल्प अस इन नेशनल डेवलपमेंट। मतलब जैसे कि यहाँ पे यूएन का हमेशा से ही सपोर्ट किया है इंडिया ने। जब भी यूएन ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया की हेल्प की जरूरत पड़ी, इंडिया हमेशा आगे रही है। तो इसी के कारण जब भी इंडिया को यूएन की मदद की जरूरत पड़ी, तो यूएन ने हमेशा से ही इंडिया की हेल्प करने के लिए आगे रही है। ओके, चाहे वो हेल्प एजुकेशनल हो, इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक स्पेयर में या फिर साइंटिफिक फील्ड में ही क्यों ना हो, हर फील्ड में उन्होंने मीन्स यूएन ने इंडिया की हेल्प की है। इवन इन द फूड एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडिया के जो उत्तर प्रदेश में जो कल्टीवेशन था, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था इंडिया में, तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूएन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि एक यूएन का ही एजेंट है। ओके, इट ऑल्सो हेल्प अवर कंट्री। ओके,
एंड सॉइल, जैसे कि अब इसमें हेल्प किस टाइप की, जैसे सॉइल को प्रिवेंट करना राजस्थान एरिया में, ओके, फर्टाइल बनाना लैंड को, और इसके अलावा जो इरिगेशन की फैसिलिटीज है वो लेके आना। और अगर नेक्स्ट यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ है, लोगों की हेल्थ है, उसको रिमूव करने के लिए बहुत प्रयास किया है। जैसे कि पोलियो से रिलीज करना पीपल्स को, माल न्यूट्रिशन कम से कम, माल न्यूट्रिशन का जो रेट था उसको कम करना इंडिया के अंदर में। ओके, तो इस टाइप की हेल्प करते हुए यूएन की जितनी भी एजेंसीज थी, जैसे कि यूनेस्को, ओके, इसरो, WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर फंड, ओके, सॉरी, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो सभी फील्ड्स में सभी ने इंडिया की बहुत ज्यादा मदद की है, बिकॉज इंडिया भी हमेशा से यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पर या फिर इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहा है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें बताया कि जो वर्ल्ड हेल्थ है, उन्होंने भी, वर्ल्ड हेल्थ ने भी, सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को 5 ईयर प्लान कंप्लीट करने के लिए लोन प्रोवाइड किया था। ओके, एंड साथ ही साथ जो टेक्निकल जो फील्ड था उसमें भी डेवलप्ड करने के लिए टेक्निकल एडवाइजेस भी दिए इंडिया को। ओके, एज एज रिमेनिंग अ मेंबर ऑफ अ यूनाइटेड नेशन। सो दैट इज होल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर।